पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट का समझौता खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन में दरार आ गई है। अब तक कांग्रेस वो सीटें देने को तैयार नहीं जो आईएसएफ मांग रहा है। कांग्रेस मालदा, मुर्शिदाबाद की सीटें देने को तैयार नहीं है। इस गठबंधन में पेच सीटों को लेकर फंसा है, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस ने जीती हुई हैं, उन्हीं सीटों में से कुछ सीटें सिद्दीकी को चाहिए, जो कांग्रेस देना नहीं चाहती है। अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ को सीपीएम 30 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आईएसएफ कांग्रेस के हिस्से से भी सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए गठबंधन कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। लेफ्ट कांग्रेस से नाराज। आज लेफ्ट और कांग्रेस की बैठक भी होगी, लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सीटों को लेकर बात बनती हुई नहीं दिख रही है। बैठक से आईएसएफ की दूरी की भी खबर है, यानी जो बैठक होगी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच, उसमें आईएसएफ शामिल नहीं होगा। सीट बंटवारे पर आईएसएफ नाराज है लेफ्ट कांग्रेस से। ये नाराजगी क्योंकि लेफ्ट के साथ 30 सीटों पर सहमति, लेकिन कांग्रेस के कोटे से भी चाहिए सीटें आईएसएफ को, और इसको लेकर कांग्रेस तैयार नहीं है। आशिका हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, क्यों ये गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आईएसएफ ने शुरुआत में ही 70 सीटों की मांग की थी। इसके बाद लेफ्ट ने काफी कवायद की और अपने कोटे से करीब 30 सीटें उन्हें दी, जिससे वो खुश नहीं है। कांग्रेस किसी भी हाल में तैयार नहीं है। मालदा और मुर्शिदाबाद, जो कि कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं, वहां पर सीटें छोड़ने के लिए साफ कर दिया है अधीर रंजन चौधरी ने कि एक भी सीट मालदा और मुर्शिदाबाद में नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि ये इसके पहले हालांकि लेफ्ट जो है वो जो 30 सीटें दे चुका है, वो अब्बास का समर्थन कर रहा था। कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के साथ हो सकती है, लेकिन अब कल जो बैठक हुई उसके बाद लेफ्ट वाम मोर्चा के जो चेयरमैन हैं विमान बासु, उन्होंने भी कड़े शब्दों में कह दिया कि अगर अलायंस में रहना है तो सुर से सुर मिलाना होगा। तो अब्बास के साथ ये जो फिलहाल गठबंधन है ये खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। गाइस, खटाई में पड़ गया है या अभी भी कोई उम्मीद, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच बैठक है, क्या उसको लेकर कोई गुंजाइश? आशिका, लगातार बैठक का दौर चल रहा है। लगभग हर रोज लेफ्ट और कांग्रेस के नेता आपस में बैठ रहे हैं। आज भी इसी क्रम में दोपहर को बैठक है। संभव है कि आईएसएफ पे बात हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ हो चुका है कि दरवाजे उनके बंद है। वो किसी भी हाल में आईएसएफ की मांग के सामने सर झुकाने वाले नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस साथ नहीं जाती है तो या तो कांग्रेस बिल्कुल ही बाहर निकल जाए और लेफ्ट और आईएसएफ एक साथ चुनाव लड़े, या फिर लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हों और आईएसएफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। जैसा कि पहले भी आईएसएफ की तरफ से अल्टीमेटम कई बार दिया जा चुका है कि साफ कर दीजिए हमें सीटें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो हम वापस अपने अलायंस के बाहर चले। उधर एमआईएम भी राह तक रही है कि अब्बास सिद्दीकी अगर इस अलायंस में नहीं जाते, इस गठबंधन में नहीं जाते हैं, तो वो उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। चलिए आशिका, लौटेंगे आपके पास। तो सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। आशिका सिंह की खबर है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है लेफ्ट और कांग्रेस के बीच, लेकिन आईएसएफ के साथ बात नहीं बन रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा से बीजेपी सांसद की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। मनोज शर्मा की खबर है कि कोरोना की वजह से नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ। नंद कुमार लंबे समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। कुछ समय पहले वो कोरोना के शिकार हुए थे। हालांकि बाद में वो कोरोना नेगेटिव भी हुए, लेकिन कोरोना के बाद उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया और वो उबर नहीं सके। नंद कुमार सिंह चौहान 68 साल के थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर नंद किशोर सिंह चौहान के निधन पर दुख जाहिर किया। तो कोरोना के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी, लेकिन उसके बाद कई बीमारियों ने उनको घेर लिया। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किन परिस्थितियों में बीजेपी सांसद की मौत हुई, मनोज? काफी पहले, कई दिनों पहले नंद कुमार सिंह चौहान को कोरोना हुआ था। उसके बाद भोपाल के अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया था और यहाँ पर जब भर्ती हुए थे तभी बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए। उस समय जो डॉक्टरों से बात होती थी कि डॉक्टर नंद कुमार सिंह चौहान में जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से भोपाल से उन्हें मेदांता में रेफर किया गया था। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोरोना के वही कॉम्प्लिकेशन आखिरकार उनकी जिंदगी के जैसे कहे बहुत महंगे साबित हुए और नंद कुमार सिंह चौहान की 68 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में पहले वो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे थे,
साथ ही साथ 6 बार बीजेपी के सांसद रहे। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 68 साल की उनकी उम्र थी और 6 बार लगातार वो खंडवा से बीजेपी के सांसद रहे। तो उनका एक जो राजनीतिक कद है नंद कुमार सिंह चौहान का, बेहद हंसमुख स्वभाव, मिलनसार। जब मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे तो तमाम लोग उनको याद करते हैं और उनकी जिंदगी की दुआ कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आखिरकार वो कोरोना से अपनी जंग को हार गए। मनोज, तब तो ये बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए भी, जिस तरीके का उनका राजनीतिक इतिहास रहा। लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट तो उनकी आई थी, फिर उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां बनी, क्या कुछ उनको सामना करना पड़ा? डॉक्टर्स की तरफ से, परिवार की तरफ से कुछ पता चल पा रहा है? जो उस समय भोपाल में हॉस्पिटल में बताई जाती थी बातें कि जिसे कहते हैं कि जो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि उसको कंट्रोल कर पाना, लंग्स में जो इन्फेक्शन था उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ही उनको भेजा गया था दिल्ली के अस्पताल में। तो वही कॉम्प्लिकेशन जो थे, आखिरकार उन पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और वही उनकी जिंदगी, जैसे कहें कि इसी वजह से वो कोरोना से अपनी जंग हारे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत ही मिलनसार थे और जो उम्र की एक वजह रही कि जब कोरोना हुआ उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन थे, शायद उम्र की वजह से इतनी आसानी से उन पर काबू नहीं पाया जा सका। मनोज, इस बीच शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ट्वीट किया गया, वो अपने दर्शकों को बता दें उन्होंने क्या लिखा। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर दुख जाहिर किया। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, लोकप्रिय जननेता नंदू भैया हम सबको छोड़कर चले गए, हमारे सब प्रयास विफल हुए। नंदू भैया के रूप में बीजेपी ने एक आदर्श कार्यकर्ता, कुशल संगठक, समर्पित जननेता को खो दिया। मैं व्यथित हूं, नंदू भैया का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। तो ये ट्वीट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत बंगाल में योगी के दौरे के साथ। योगी आदित्यनाथ बंगाल में आज दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ममता बनर्जी के गढ़ मालदा में एक चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। योगी विधानसभा चुनाव के लिए मालदा में रैली करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली बड़ी रैली होगी, जिसमें स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ वोटरों को अपने साथ जोड़ने की करेंगे कोशिश। बीजेपी हिंदू वोटरों पर योगी के प्रभाव और उनकी आक्रामक प्रचार शैली को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। बिहार और हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ की रैलियों से मिली सफलता को पार्टी अब पश्चिम बंगाल में दोहराने की तैयारी में, और यही वजह है कि आज मालदा, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां पर योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। मालदा में अंतिम 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मालदा की 12 विधानसभा सीट, जहां पर 26 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इसी के साथ प्रचार का आगाज भी हो चुका है तेज। आपको बता दें, हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार रैली, रोड शो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रोड शो, रैलियों को संबोधित पश्चिम बंगाल में करते आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच आज योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, बिहार में भी जिस तरीके से उन्होंने रैली की, वहां पर पार्टी को काफी अच्छा रिजल्ट मिला। हैदराबाद की भी बात करें, वहां पर भी अच्छा रिजल्ट मिला। और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को पश्चिम बंगाल में भुनाने की कोशिश। मालदा में, जो कि ममता का गढ़, वहां आज योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली। तो योगी आदित्यनाथ आखिरकार मालदा जिले से ही अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश क्यों करने जा रहे हैं? आइए आपको यह भी बता दें, मालदा क्यों इतना अहम है। बंगाल की सीमा से लगा यह जिला है मालदा। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें हैं। आपको यह भी बता दें कि 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं यहां। 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैष्णो नगर सीट पर कब्जा किया था। 2019 उपचुनाव में बीजेपी ने हबीबपुर सीट पर जीत हासिल की थी। तो ये पूरा आंकड़ा है, ये पूरा गणित है वहां का, और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी की नजर है कि किस तरीके से मालदा में अपनी पार्टी को और मजबूत किया जाए। और यही वजह कि स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को दरअसल बुनाने की कोशिश है। और योगी आदित्यनाथ आज रैली करेंगे, क्योंकि हैदराबाद में भी देखा और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने रैली की, बीजेपी को अच्छा रिजल्ट मिला। और अब पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैली। स्टार प्रचारक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में मालदा में बड़ी चुनावी रैली करने जा रही है। तो रविवार को पीएम कोलकाता में बड़ी रैली करने वाले हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस रैली के जरिए पूरे राज्य में अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज भरेंगे हुंकार ममता के गढ़ मालदा में, तो वहीं 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल और रविवार को पीएम कोलकाता में रैली करेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो राज्य में अपना संदेश पहुंचाना चाहती है बीजेपी और इसी के मद्देनजर बड़े बड़े नेताओं की ये रैली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। इल्माज सैयद मालदा से हमारे साथ हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। यतेंद्र शर्मा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हर पार्टी अब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जरा ये बताइए कि जिस तरीके से आज आईएसएफ की बात नहीं बन पा रही है कांग्रेस और लेफ्ट के साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जो आईएसएफ चाहती है वो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। ऐसे में किस तरीके का समीकरण बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि कोई गुंजाइश है इस गठबंधन की? देखिए, पहली बात तो गायत्री, आपने एक सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ की आज एंट्री हो रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी बना ली है। खुद कांग्रेस के लोग कांग्रेस पर कम्युनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रहे हैं और ऐसे बीच ग्रैंड एंट्री होनी लाजमी थी बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की। आपने खुद जिक्र किया किस तरह से हैदराबाद से लेकर के और सारे चुनावी राज्यों में वो जाते हैं, तो अब पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ेगा जब योगी आदित्यनाथ आएंगे। जहां तक बात है अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की, उसमें सबसे बड़ी जो पेंच है वो ये है कि बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। उनका सबसे बड़ा गढ़ है मालदा और मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के ऐसी सीटें मांग रहे हैं अब्बास सिद्दीकी जिन पर सिटिंग एमएलए है कांग्रेस का। तो अधीर रंजन चौधरी कैसे अपने समर्थकों को वो सीट देने से मना सकते हैं, वो खुद भी नहीं चाहते। और यही वजह है कि जब पिछली संयुक्त रैली हुई थी कोलकाता में, तो वहां आपने देखा कि जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे मंच पर, तब अब्बास सिद्दीकी की एंट्री हुई। इतनी तालियां बजी, इतनी नारेबाजी हुई कि उनको अपनी स्पीच रोकनी पड़ी अधीर रंजन चौधरी को। अब्बास सिद्दीकी और अधीर रंजन चौधरी के बीच टॉकिंग टर्म्स नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते, यहाँ तक कि नमस्ते सलाम भी नहीं होता। तो इस तरह से यह गठबंधन शुरू से ही हिचकोले ले रहा है और खटाई में है। जैसा कि आशिका बता रही थी, बेहद कम संभावना बची है कि किसी तरह का कोई समझौता हो पाए। इस बीच कि कांग्रेस के अंदर से ही आनंद शर्मा ने इस तरह की सवाल उठा दिए हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्यों नहीं फैसला हुआ, क्यों एक कम्युनल पार्टी से गठबंधन हो रहा है। अरुण, लौटेंगे आपके पास, मालदा चलते हैं। योगी आदित्यनाथ की आज रैली होने वाली है। इल्माज सैयद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बताइए इल्माज, वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कार्यक्रम आज योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? कब तक पहुंचेंगे? देखिए गायत्री, मैं अभी खड़ा हूं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, और मालदा जो शहर में मैं खड़ा हूं, यहां से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर गाजोल में आज दोपहर 1:30 बजे से योगी आदित्यनाथ का जो रैली, जो जनसभा है वो शुरू होने वाला है। अब क्यों आदित्यनाथ यहाँ पे फैक्टर है? कारण ये है कि अगर हम 2019 का जो लोकसभा इलेक्शंस था उसका अगर हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर आंकड़े लगाए तो कहीं देखेंगे भाजपा जो मालदा में 12 सीट है, 12 विधानसभा सीट है, उसमें भाजपा 6 सीटों में आगे है और कहीं बाकी 6 सीटों में कांग्रेस और तृणमूल ये दोनों आगे है। तो ये जो 6 सीटों में भाजपा आगे है, ये लीड बरकरार रखनी है और नई जमीन वो भी लेना है। और एक और बहुत ही बात जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि जिन सीटों में पोलराइजेशन फैक्टर है, वहां भाजपा योगी आदित्यनाथ फैक्टर को यूज करना चाहती है। गायत्री, बिल्कुल। इल्माज, लौटेंगे आपके पास कोलकाता से। यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अरुण से भी इस बात को समझेंगे। लेकिन यतेंद्र, जिस तरीके से इल्माज बता रहे हैं कि 6 सीटों पर बीजेपी आगे, लेकिन जो बाकी 6 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस और तृणमूल आगे। ऐसे में कांग्रेस और तृणमूल क्योंकि अलग अलग हैं, तो लग रहा है कि फायदा बीजेपी को मिलेगा। और आज तो मालदा में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भी भुनाने की कोशिश।
देखिए, जिस तरह से मालदा का जो राजनीतिक समीकरण है और 2019 के जो आंकड़े हैं वो अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं कि किस तरह से बीजेपी को जो बीजेपी की रणनीति है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा और पिछली बार के आंकड़ों को और आगे बढ़ाने की जो कोशिश रहेगी उसका फ़ायदा मिल सके। पिछली बार जो मालदा की 12 विधानसभाएं और लोकसभा के आंकड़े निकाले तो 6 विधानसभा में बीजेपी आ गई और 6 में तृणमूल और कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनको वहाँ पर फ़ायदा मिला था। लेकिन इस बार क्योंकि योगी को भी एक रणनीति के तहत उस इलाके में उतारा गया है, तो जो हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी को एक मुस्ता मिले, एक तरफ मिले, इसको लेकर योगी का जो जनसभा है वो होगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि योगी रोड शो भी वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि रोड शो अगर होगा तो बम्पर फ़ायदा मिलने की उम्मीद जो बीजेपी की रणनीति है वो वहाँ पर हो सकती है। और जो बाकी की जो 6 सीट की आप बात कर रहे हो वहाँ भी अगर जो दोनों तृणमूल और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो बीजेपी की रणनीति के वहाँ पर मुस्लिम चेहरे दिए जाएंगे, तो ऐसे में जो हिंदू वोट जो वहाँ पर कम है वो एक तरफा बीजेपी को जा सकता है, तो उसका बड़ा रणनीतिक तौर पर फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। और शायद यही कारण है कि जो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर योगी जाने जाते हैं वो उस सीट पर उसी रणनीति के हिसाब से उतारे जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जो पहले जनसभा होनी थी अब रोड शो भी वहां पर योगी कर सकते हैं। जो वहां से योजना आ रही है, जो प्लानिंग बीजेपी की बन रही है कि एक बड़ा रोड शो योगी वहां से निकालेंगे और एक मैसेज वहाँ पर जो उनका कैडर है, जो उनका वोटर है और खासकर आम जनता जिस तरह की जो तुष्टिकरण की राजनीति से जो परेशान है उनके लिए एक मैसेज यहाँ पर होगा। जी लौटेंगे आपके पास यतेंद्र। बंगाल में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी का हर बड़ा नेता बंगाल में पहुंच रहा है। पीएम मोदी आपको बता दें 22 फरवरी को बंगाल के दौरे पर थे। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा की थी। 7 मार्च को फिर वो बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल में थे। जेपी नड्डा 25 फरवरी को उन्होंने लोको बंगाल की शुरुआत की थी। राजनाथ सिंह ने 26 फरवरी को बंगाल में रैली की। स्मृति ईरानी भी 26 फरवरी को बंगाल पहुंची थी, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को ललकारा था। तो लगातार बीजेपी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर तमाम बड़े नेता, चाहे बात जेपी नड्डा की हो या फिर खुद प्रधानमंत्री की हो, गृहमंत्री अमित शाह की हो, लगातार वहां पर रैलियों को संबोधित करते रहे हैं। 26 फरवरी को राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची थी। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण, आपके पास आते हुए क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पहले से हम देखें कि जब चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था तभी प्रधानमंत्री की तरफ से जनसभा की गई। लगातार ममता सरकार को घेरने की कोशिश, जेपी नड्डा लगातार जा रहे हैं, अमित शाह हर महीने दौरे पर पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल के लगातार। और इस सब के बीच अब तारीखों के बाद योगी आदित्यनाथ की वहां पर एंट्री, एक ग्रैंड नेता के तौर पर उनकी ये रैली, क्या समझ में आ रहा है योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना मालदा में? देखिए गायत्री, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी जिस तैयारी के साथ और जितने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ती है, खासतौर से 2013-14 के बाद से लेकर अब तक, उसकी कोई सानी भारतीय राजनीति में है नहीं। 2 महीने 1.5 महीने पहले मैं आया था पश्चिम बंगाल के दौरे पर, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आया था, उनका इंटरव्यू किया था और तब वो रोड शो कर रहे थे। आप देखिए, विश्व भारती से लेकर के बंगाल के तमाम इलाकों में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर के अब नितिन गडकरी का भी प्रोग्राम आ गया, स्मृति ईरानी, बीजेपी अपने काडर के साथ, अपने नेताओं के साथ, अब योगी आदित्यनाथ भी आ जा रहे हैं। जिस तरह से तैयारी करती है किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो देखने वाली बात होती है। आप देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस के जितने शीर्ष नेता हैं, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, उनमें से किसी ने भी अभी पश्चिम बंगाल का रुख नहीं किया है और ये भी नहीं पता है कि वो कब यहाँ पर आएंगे। तो बीजेपी पूरी शिद्दत से, पूरी तैयारी से, पूरी मजबूती से रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। अब कोलकाता की सड़कों पर घूमेंगे तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे कि वो घर से घर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इस मामले में बीजेपी कोसों दूर है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उनसे आगे है, बल्कि यूं कहूं मैं तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ को ला करके यहाँ जिस तरह से अन्य राज्यों के चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी, यहाँ भी कोशिश करी। वो हिंदुत्व के चेहरे हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर उतारा गया है। जहाँ तक बात कांग्रेस की या फिर लेफ्ट की है, तो आप देखिए कि अभी तो गठबंधन ठीक से हुआ भी नहीं है, दरारें साफ नजर आ रही हैं और गठबंधन टूटने की कगार पर है और इसलिए मुझे लगता है बीजेपी और दुगने उत्साह के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अरुण, लौट रहे आपके पास एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। शारदा घोटाला मामले में ईडी आज टीएमसी नेता कुणाल घोष से करेगी पूछताछ। ईडी ने कुणाल को आज अपने सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा था और कुणाल घोष ने कहा कि वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शारदा घोटाला मामला जिसमें
कुणाल घोष से होगी पूछताछ। बाकायदा उनको नोटिस भेजा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ वो पेश होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शारदा घोटाला मामले में ईडी आज टीएमसी नेता कुणाल घोष से करेगी पूछताछ। ईडी ने कुणाल को आज अपने सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। यतेंद्र कोलकाता से हमारे साथ, क्या और जानकारी यतेंद्र, कब हो सकते हैं पेश कुणाल घोष? देखिए, ईडी ने सम्मन किया है कुणाल घोष को, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं टीएमसी से। उनको 11 बजे पेश होने के लिए बोला गया है और कुणाल ने कहा भी है कि जो ईडी ने समय दिया वो निश्चित समय पर ईडी का जो सॉल्ट लेक में जो ऑफिस है वो वहां पर पहुंचेंगे और जो भी ईडी के संबंधित सवाल होंगे, जो भी इंक्वायरी होगी उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो 11 बजे पूछताछ होगी, क्योंकि पहले भी जो जमानत पर कुणाल घोष बाहर चल रहे हैं, 2013 में टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया था पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, लेकिन उसके बाद उन्हें टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर उनकी फिर से एंट्री हुई और पहले भी ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। और अब क्योंकि जो शारदा चिटफंड घोटाला है वो बड़ा घोटाला है और काफ़ी जो बंगाल के जो आम लोग हैं वो उससे काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित हुए, तो जिसकी वजह से इस पर सभी की निगाहें और कुणाल घोष को एक बार फिर से बुला लिया है। और कुणाल घोष ने पहले के बयानों को मैं आपको बता दूं, कुणाल घोष ने कहा था कि उनके पास जो टीएमसी के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से आम लोगों का पैसा हड़पा, किस तरह से आम लोगों को प्रताड़ित किया। तो उसको लेकर ईडी ने उनको सम्मन किया है और 11 बजे जो सॉल्ट लेक ऑफिस है ईडी का, वहाँ पर वो उपस्थित होंगे। चलिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि यही कारण है कि लगभग 1.5 महीने में अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आज दूसरे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से भी वैक्सीन लगवाई गई है, इस बात की जानकारी मिल रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद गृह राज्य मंत्री ने इस बात की खुद जानकारी दी और जल्द ही सरकार वैक्सीन सेंटर की संख्या को बढ़ाएगी, 20,000 करेगी। साथ ही एक बार फिर वैक्सीन को पूरी तरीके से सुरक्षित बताते हुए लोगों से इसे लगवाने की अपील की गई। किशन रेड्डी की तरफ से वैक्सीन लगवाई गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद से, जहां कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए किशन रेड्डी की तस्वीर। वैक्सीन को सुरक्षित बताया, लोगों को भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश की, अपील करने की कोशिश की कि सभी जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जो लोग मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयज है, वर्कफोर्स है, वो सभी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेना चाहिए। उसमें फ्री वैक्सीनेशन देने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अपना अपना एरियाज में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कोरोना का टीका लगवाने के लिए जानकारी मिल रही है। सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें और उनकी पत्नी को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो हर्षवर्धन आज कोरोना का टीका लगवाएंगे। हर्षवर्धन के अलावा कई और केंद्रीय मंत्री भी आज वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा आज ही सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो दूसरे चरण के तहत वैक्सीनेशन एक बार फिर से शुरू हो चुका है और कल भी बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया। और इस सब के बीच अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी लगवाएंगे टीका। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके परिवार को भी वैक्सीन लगेगी। देश में कोरोना से जंग तेज हो चुकी है और देश में हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। 16 जनवरी से अब तक 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कल दूसरे चरण के पहले दिन आपको बता दें 1 मार्च को ही 4 करोड़ 27 लाख लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं, जबकि कल 1,01,587 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। कल ही 60 साल से ऊपर के 1,28,630 लोगों को वैक्सीन दी गई। कल 1 मार्च को 45 साल से ऊपर के गंभीर रूप से बीमार 18,850 लोगों को पहली डोज दी गई। तो दूसरे चरण के तहत कल वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ और आज भी लगातार ये चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि हमारे साथ दिल्ली से है, एहतिशाम भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल दूसरे चरण के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई, आज क्या जानकारी?
4 लाख से ज़्यादा लोगों ने कल ही एक दिन में वैक्सीन लगवाई है। और इसमें मैं मौजूद ही एक बार दिखाना चाहेंगे कि उस हॉस्पिटल के जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपसे थोड़ी देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। 11 बजे उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, वो टीका लगवाएंगे और अपनी पत्नी के साथ वो पहुंच रहे हैं। मीडिया में जो जानकारी दी गई थी यहाँ पर वो उस तरीके की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर, क्योंकि जिस जगह पर वो रहते हैं सेंट्रल दिल्ली में, उसके बिल्कुल ठीक पास में यह अस्पताल पड़ता है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाकर खुद ही उन्होंने वैक्सीन लगवाई और शुरुआत की, क्योंकि 60 साल से ऊपर की कल ही शुरुआत हुई थी और 45 से 60 साल के ऐसे लोग जिनको गंभीर बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं, तो कल की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद तमाम लोगों की तरफ से इस तरीके के बयान भी आने लगे हैं कि उनमें एक भरोसा अब जगने लगा है। जिस वैक्सीन को लेकर तमाम लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे, खास करके विपक्षी दलों के नेता सवाल खड़े कर रहे थे, अब आगे बढ़कर एक एक करके वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे। कल ही कई मंत्रियों ने भी वैक्सीन लगवाया, उपराष्ट्रपति ने भी वैक्सीन लगवाया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी वैक्सीन लगवाया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। और हर वैक्सीन जो भी मंत्री वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं वो अपील यही कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक बार कई राज्यों में एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि फैल रहा है। और यही वजह है कि एक ही उपाय है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और जो उस उम्र की कैटेगरी में पड़ते हैं, यानी 60 साल से ऊपर के लोग, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये तमाम लोग जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है, निर्धारित की है, वो तमाम लोग वैक्सीन के लिए लगवाने के लिए आए। ठीक है रवि, एहतेशाम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतेशाम खान जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, इसलिए आपके पास एहतेशाम, क्योंकि आज जजेस और उनके परिवारों को भी वैक्सीनेशन होना है, कहां और किस तरीके के इंतजाम? ये जो केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल है उसमें कोरोना वैक्सीन अभी फिलहाल 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, उनको वैक्सीन दी जाएगी। और इसी क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ज़्यादातर वो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो उनके लिए आज से मुहिम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है कि जितने भी जजेस हैं, चाहे वो मौजूदा जज हों या रिटायर्ड जज हों, उनके परिवार हों, उनके लिए एक खास सुविधा दी गई है। और ये मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग है और इसके ठीक सामने एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जहां पर सीजीएचएस के जरिए एक इंतजाम किया गया है इस बिल्डिंग में, जहां पर जितने भी जजेस हैं जो चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लगाई जाए वो यहाँ पर आएंगे और उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही हमें ये भी जानकारी दी गई है कि जो दिल्ली के कई अस्पताल हैं केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के भी, उनको भी चिन्हित किया गया है कि अगर कोई जज या उनके परिवार के लोग वहाँ पर जाकर वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुविधा सुप्रीम कोर्ट ये दे रही है। इसके पीछे मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जाए कि कोरोना वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। और जब इस तरह के लोग वैक्सीन के लिए आगे बढ़ेंगे तो अगर किसी के मन में कोई संदेह है तो वो भी खत्म होगा। तो ये मुहिम आज से शुरू हो रही है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि आने वाले कई दिनों तक ये मुहिम चलेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को, उनके रिश्तेदारों को, पूर्व जजों को, उनको वैक्सीन का इंतजाम यहाँ पर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और उनको वैक्सीन दी जाएगी। जी रवि, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचेंगे और इस सब के बीच हम रवि के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि सियासी दुनिया से जुड़ी जो कई हस्तियां हैं उनकी तरफ से भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में टीके की पहली डोज लगवाई गई। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में टीका लगवाया तो तेलंगाना के मंत्री ई राजेंद्र ने करीमनगर के हजूराबाद में वैक्सीनेशन ली। पंजाब से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली और ये कहा कि वैक्सीनेशन अभियान से जुड़कर लोग कोरोना से जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनकी तरफ से टीका लगवाया गया, पहली डोज ली गई। तो वहीं दूसरी तरफ ई राजेंद्र जो कि तेलंगाना के मंत्री हैं, उन्होंने भी डोज ली। कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने भी वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि देखिए कई हस्तियां, हम बता भी रहे थे भी जानकारी, कल भी मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी जो पहला टीका है, जो पहली डोज है वो ली गई थी। कई हस्तियां लगवा रही हैं और ये सीधा सा संदेश इसलिए भी है कई हस्तियों की तरफ से खुद आगे बढ़कर एक कदम उठाना कि तमाम जो आम लोग हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन भी आज टीका लगवाएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी एक बड़ा संदेश कि जिस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई
दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाने में उसमें एक बड़ी भूमिका डॉक्टर हर्षवर्धन की भी रही और अब वो खुद जो वैक्सीनेशन की पहली डोज है वो लेने जा रहे हैं। क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से भी जाएगा? देखिए, संदेश देने की जो शुरुआत हुई है वो प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है। जब एक दिन पहले ही 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में उनको शामिल किया गया। सुबह के वक्त वो जाते हैं और एम्स में अपना टीका लगवाते हैं और सीधे तौर पर ट्विटर के जरिए वो शेयर भी करते हैं। शेयर करने के पीछे सिर्फ यही मकसद था कि तमाम लोगों के मन में जो शंका है, इसको लेकर जो झिझक है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, ये सुरक्षित है या नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, खास करके कोवैक्सीन को लेकर तमाम लोगों ने जो सवाल खड़े किए थे और कोवैक्सीन ही प्रधानमंत्री ने लगवाई है, तो वहीं पर ये तमाम जो शंकाएं हैं वो खत्म हो जाती है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी अभी थोड़ी देर के बाद में आने वाले हैं। पिछले एक साल से भी देखा होगा कि एक साल हो चुके हैं कि इंडिया में जो कोरोना की एंट्री हुई है, लगातार जो बैठकों का दौर चलता रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन अगुवाई करते रहे हैं, तो इनका काफी बड़ा योगदान रहा है इस मुहिम में, कोरोना की मुहिम में। और वैक्सीन एक साल के अंदर ही आई है, लगातार अपडेट भी देते रहे हैं। तो कल ही जब हमारी बात हुई थी डॉक्टर हर्षवर्धन से, तो उन्होंने कहा था कि कोविन ऐप के जरिए उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है और आज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। तो दिल्ली का जो ये अस्पताल है, यहाँ पर दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट अब से थोड़ी देर के बाद में पचकुइयां रोड पर पड़ता है, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली के पास में है। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद 11 बजे उनका अपॉइंटमेंट है और यहाँ पर वो वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे, अपनी पत्नी के साथ भी वो वैक्सीन लगवाएंगे। रवि, लौटेंगे आपके पास। तो डॉक्टर हर्षवर्धन भी आज वैक्सीन लगवाएंगे और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हाथरस से बड़ी खबर है कि यूपी के हाथरस में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2018 में किसान 52 साल के किसान ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का दरअसल विरोध किया था और 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज भी करवाया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी गौरव 15 दिन जेल भी रहा था। और इसी के बाद से दोनों के बीच चली आ रही थी रंजिश। परिवार का आरोप है कि जिस समय अमरीश शर्मा खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे, उसी वक्त गौरव अपने साथियों के साथ पहुंचा, अमरीश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अमरीश शर्मा की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद 24 घंटों के भीतर ही एक आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई है। परिवार का आरोप है कि आरोपी ने पहले ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो हत्या के एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाथरस का यह मामला, तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एनएसए के तहत इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। उसने मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? जाइए, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हाथरस का ये पूरा मामला, हत्या का एक आरोपी अभी तक गिरफ्तार, पुलिस की 3 टीमें गठित हुई हैं और योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि एनएसए के तहत इन सभी पर कार्रवाई हो। पहले जेल जा चुका है आरोपी, अपने साथियों के साथ उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी गिरफ्तार। हाथरस के कोतवाली शासकीय क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति की जो खेत में आलू खोद रहा था, उसकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि 2018 में मृतक ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उसी बात को लेकर लगातार आरोपी मृतक पर दबाव बना रहा था कि मामले में फैसला करने का दबाव बना रहा था। उसी के बाद फैसला ना होने के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े खेत में जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, लगभग 20 राउंड फायरिंग हुई है। उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, बाकी के 3 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में तजवीज़ दी जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक आरोपी गिरफ्तार, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है, उसको लेकर पुलिस क्या कह रही है?
देखिए गायत्री, जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, खबर को चलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रासुका के तहत उनके खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाएंगी। उसी क्रम में आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया जनपद हाथरस में कैंप किए हुए इस पूरी घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। उसके बाद से लगातार 4 टीमें इस पूरे मामले में गठित की गई हैं, जो आरोपियों की तलाश के लिए विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला बताया जा रहा है कि 2018 में पीड़ित मृतक द्वारा आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर लिखाई गई थी, जिसमें उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। न्यायालय से जमानत पर अभी आरोपी बाहर था। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। लगातार ये इस पूरे मामले में फैसला करने के लिए दबाव बना रहा था आरोपी। दबंग प्रवृत्ति का आदमी बताया जाता है। उसी के बाद से कल इस घटना को अंजाम दिया गया है। दिन लगभग 4 बजे दिन में खेत पर जाकर फायरिंग की गई है, जिसमें मौके पर ही किसान की मौत हो गई थी। उसके बाद से पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी गायत्री। ठीक है सुमित, लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित हो चुकी हैं। गुजरात में आज निकाय चुनावों की मतगणना का काम हो चुका है शुरू और नतीजे भी आने लगे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और इस वक्त गुजरात निकाय चुनाव की टैली यानी कि नतीजों पर नजर डालें तो अब तक 359 सीटों के नतीजे और रुझान आ चुके हैं। इनमें बीजेपी 325, कांग्रेस 43, आम आदमी पार्टी 1 और अन्य 4 सीटें जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो मतगणना का काम शुरू हो चुका है। 359 सीटों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, रुझान सामने आ चुके हैं। नतीजे हालांकि बाद में घोषित होंगे। बीजेपी 325, तो वहीं कांग्रेस 43 और आम आदमी पार्टी 1 और अन्य 4 सीटें। ये रुझान अभी तक सामने। मतगणना शुरू हो चुकी है। गुजरात निकाय चुनाव को लेकर 237 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है, लेकिन जो बाकी की सीटें हैं उन पर चल रही है मतगणना। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी को 325 सीटें, क्योंकि 359 सीटों के नतीजे और रुझान सामने आ चुके। कांग्रेस को 43 सीटें और इसके अलावा तो बीजेपी 237 सीटें पहले ही जीत चुकी है। और देखिए 8,474 सीटों में से 337 सीटों पर बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। और जो बाकी के रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी आगे। बीजेपी 325 सीटें, तो वहीं कांग्रेस 43, आम आदमी पार्टी 1 और अन्य 4 सीटें जीत चुके हैं। तो 359 सीटों के नतीजे रुझान आ चुके हैं सामने। मतगणना अलग अलग सेंटर पर लगातार चल रही है। गुजरात निकाय चुनाव और इस सब के बीच मतगणना हो चुकी है शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का ये काम शुरू हुआ है। जो पहला घंटा बैलेट पेपर के लिए, उसके बाद ईवीएम से भी मतगणना का ये काम शुरू। 231 तहसील पंचायत के भी नतीजे आएंगे। कुल 8,074 सीटों पर मतगणना का ये काम शुरू हो चुका है। 81 नगर पालिका और 31 जिला पंचायत के नतीजे, 231 तहसील पंचायत के भी नतीजे सामने आएंगे। इस सबके बीच आपको बता दें 359 सीटों के नतीजे रुझान आ चुके हैं सामने। बीजेपी 325 पर, कांग्रेस 43, आम आदमी पार्टी 1 और अन्य 4 सीटें जीत चुके हैं। जिला पंचायत की 49 सीटों पर रुझान और नतीजे, तहसील पंचायत की 179 सीटों पर, तो वहीं नगर पालिका की 131 सीटों पर ये रुझान और नतीजे। सूरत, जामनगर, भावनगर पर बीजेपी का कब्जा। गुजरात निकाय चुनाव की ये मतगणना शुरू हो चुकी है और गुजरात निकाय चुनाव पर कौन पड़ेगा भारी, अब से कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल रुझान सामने आ चुके हैं, कुछ नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक 359 सीटों के नतीजे और रुझान सामने आ चुके हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अलग अलग सेंटर पर चल रहा है मतगणना का यह काम। पहला घंटा बैलेट पेपर के लिए रखा गया। 8,474 सीटों के ये नतीजे आज घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले 359 सीटों पर रुझान और नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 311, कांग्रेस 43, आम आदमी पार्टी 1, जबकि अन्य के खाते में 4 जाती हुई दिख रही हैं सीटें। 8,474 में से 359 के रुझान और नतीजे। गुजरात निकाय चुनाव, बीजेपी आगे, कांग्रेस 43 पर, आम आदमी पार्टी 1, अन्य 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं।
इनमें से 237 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है, यानी 237 सीटों पर पहले ही बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और अब जो रुझान निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये लगातार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी 311 पर, कांग्रेस 43 पर, आम आदमी पार्टी 1, जबकि अन्य के खाते में 4 जाती हुई सीटें दिख रही हैं। तो गुजरात में आज निकाय चुनावों की मतगणना का काम हो चुका है शुरू, और इस सब के बीच 8,474 में से 359 सीटों पर अभी तक रुझान और नतीजे सामने आ चुके हैं। 237 सीटों पर पहले बीजेपी जीत चुकी है, जबकि 311 सीटें अब रुझान और नतीजे के बाद उसके खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस 43 पर, आम आदमी पार्टी 1, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें।